How's everyone doing? I'm Ankita, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you are doing absolutely fine, staying home and staying safe. ओके तो चलो शुरू करते हैं आज हमारा दूसरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। वार्म वेलकम टू द सेशन ऑल ऑफ यू। और उससे पहले हम देखते हैं फटाफट से इंडेक्स हमारा। तो आज हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the path of the constitution, the constituent assembly, guiding values of the Indian constitution and institutional design. So basically आज एक सेशन में हम ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देने वाले हैं. How amazing is that, isn't it? And also, why are we able to do this? Guys, remember, as per the revised syllabus, Constitution of South Africa has been removed from this chapter. हमें इस चैप्टर में Constitution of South Africa नहीं पढ़ना है, अब वो हटा दिया गया है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जब एक कंट्री हो, ठीक है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, जहाँ अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग इंटरेस्ट्स हैं, ऐसी जगह में कॉन्फ्लिक्ट्स होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है। एट द सेम टाइम जिसकी हिस्ट्री कॉलोनाइजेशन की रह चुकी है, ओप्रेशन की रह चुकी है, ऐसे जगहों पे ना ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड हाउ डू वी बिल्ड दैट ट्रस्ट इन आवर रूलर्स, इन आवर गवर्नमेंट? तो ये सब अश्योर करने के लिए कि ये दोबारा हिस्ट्री रिपीट ना हो, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ले किया जाता है। देयर आर सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो सेट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, कैसे रन करेगी, उसकी पावर कितनी होगी, सिटीजन्स की पावर कितनी होगी, उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, और ये सारा कुछ डिज़ाइन करके लॉफुली रखा जाता है, जो हर एक गवर्नमेंट उससे ही अबाइड बाय करती है, उसे ही फॉलो करती है। और यही उनके लिए यू कैन से कि उनका उनका कोर रूल होता है। ठीक है, सो इन रूल्स को, इन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि हर एक इंसान के द्वारा एक्सेप्टेड होता है। इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी इन अ कंट्री, एंड दैट इज वाई इट बिकम्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। उस सुप्रीम लॉ के ऊपर और कोई भी नहीं होता है। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है कि जो लोग हैं इन अ नेशन, इन अ टेरिटरी, उनका रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ कैसा होगा, एट द सेम टाइम उनका रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ कैसा होगा, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो उस नेशन को, जो उस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है? ठीक है, इतनी बात हम कर रहे हैं, समझ गए हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिक रूल होता है जिसके विच इज यू कैन से गाइडलाइन, और इट्स अ बेसिक रूल by which the government and a nation runs. Okay, and it defines everything, and it is the supreme law. But what is the role of it? How does it help us? तो जैसे मैंने आपको एक पहले ही बता दिया कि जहाँ पे लोगों का हिस्ट्री रह चुका होता है कॉलोनाइजेशन का, जहाँ पे लोगों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर नेचुरली थोड़ा लो चला जाता है। तो इट इंश्योर्स कि वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन जो है लोगों में इंटैक्ट रहे। तो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल तो ये होता है। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि वो गवर्नमेंट को बताती है कि उनका रोल क्या है, वो कैसे रन करना चाहिए। ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ये सब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है हमें। पॉइंट नंबर 3, ये लिमिटेशंस लगाती है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट पे। ना, ये लिमिटेशंस की जरूरत क्यों है बच्चे? तो अगर गवर्नमेंट की बात करो, देखो गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप से नहीं चल रही है, उसे चलाता है इंसान, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर आर ग्रीडी, समटाइम्स दे मे टेंड टू गेट ग्रीडी, दे आर नॉट ऑलवेज ग्रीडी, बट अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी, दे कुड बी, आई मीन हमने हमेशा पहले ही देखा है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक डाउन साइड होता है कि जब भी आप किसी को इलेक्ट करते हो, आप हमेशा इंश्योर नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट इंसान है। वो जाकर के ऑफिस में, वो जाकर के गवर्नमेंट में जब ही अटेन्स पावर, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, हमें पता नहीं है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि एनी पर्सन हु इज एंटरिंग द ऑफिस, एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिस, एनीवन हु इज अज्यूमिंग द पावर इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसके लिए सर्टेन लिमिट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इट्स लेड डाउन। सो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल आई मीन लाइक द लिमिट्स आर ऑल्सो लेड डाउन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कितनी पावर है और क्या क्या वो कर सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये सिटीजन्स को उनके राइट्स देती है। हम सिटीजन
सिटीजन्स के पास पावर नहीं होता है, हम भले मेन पावर हमारे पास है, वी डू इलेक्ट द पर्सन टू रन द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली दे गेट द पावर टू रन द गवर्नमेंट. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट पीपल हु आर इलेक्टेड अगेन आर नॉट डोमिनेटिंग, और इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि सिटीजन्स आर हैप्पी, दे आर गिवन सर्टेन राइट्स. ये राइट्स भी हमें कहाँ मिलती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, उसके बाद ये लोगों का एस्पिरेशन अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी भी एक्सप्रेस करता है. बच्चे एक बहुत सिंपल सी बात हमेशा याद रखना, एक जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जरूरी नहीं है कि वो नेशन डेमोक्रेटिक हो. ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो सिर्फ डिफाइन करती हैं कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगा या कंट्री कैसे चलेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेसी हो, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो बाय पीपल इलेक्टेड हो. लेकिन अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो इट इज नेसेसरी फॉर इट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ इट इज देयर इट मीन्स इट हैज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की. भाई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, इतनी सारी चीजें हैं वहां पे, कहीं तो बना होगा, कभी तो बना होगा, कैसे बना, कहाँ बना. तो अगर आप इंडिया की बात ले लो, एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया में ना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वी वर स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम, और बहुत ही टेंस्ड, बहुत ही स्ट्रेन माहौल में बना था ये, क्योंकि हमारा बंटवारा होने वाला था, पार्टीशन वाज गोइंग टू हैपन, इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें, कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ड्राफ्टेड. नाउ द कंडीशन दैट वाज पुट ओवर देयर वाज दैट the partition will happen and that too on religious basis. ठीक है, religion के basis पे बंटवारा हो रहा है. Pakistan is going to have all the Muslims, Hindus and other religion, and whoever are up to their choices. A lot of Muslims also are going to stay back in India. But Pakistan तो मतलब typically Islamic state होने वाला था. इस कंडीशन में कितना स्ट्रेन माहौल था, इतना सारा स्ट्रेस था, लोग मरे जा रहे थे, 10 लाख 10 लाख पीपल्स गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन. इतने स्ट्रेन सिचुएशन में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द पीपल, द डिजायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन. एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सी गाइज, वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंट बट ब्रिटिशर्स वर कीपिंग द कंडीशंस. दे kept the condition that the partition will happen. Of course it was being asked by a lot of other people of the Muslim League or in general, but they granted their permission and nobody else was able to do anything. At the same time they also granted the permission to the princely states कि ये उनकी मर्जी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं नेशन, do they want to be a part of the Indian nation or not. इन सब के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना was so difficult, but the people did a very good job. उनको उस सिचुएशन में भी they had to make sure that they are catering to the interest of everyone, right. तो ये हो गया हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस सिचुएशन में हुई. ठीक है, अब जब मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके साथ मैं एक पॉइंट ये भी बता देना चाहती हूँ बच्चा कि व्हाई वाज दिस मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिजाइनर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्योंकि फ्यूचर कंट्री का बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था. अगर आप अभी देखो, अभी तो खैर कोरोना की वजह से भी पूरी दुनिया ही अनस्टेबल हो रही है, लेकिन अगर आप इन जनरल देखो, द कंट्रीज फ्यूचर इज वेरी स्टेबल. वी कैन स्टिल प्रिडिक्ट कि अच्छा ठीक है, ऐसा है, उसके बेसिस पे हम कुछ लॉज, उसके बेसिस पे हम कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं. वी कैन स्टिल ले आउट सर्टेन बेसिक रूल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द कंट्री राइट नाउ. बट एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज नॉट एट ऑल स्टेबल. बहुत ही बुरी हालत थी. ऐसे टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना was not at all easy. So the people who did it did a really good job. अब देखते हैं उन्होंने पाथ क्या दिया. ठीक है, क्या चूज किया, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट डिजाइन. तो शुरू करते हैं सबसे पहले मतलब 1928 में ये प्रोसेस शुरू हुआ था. मोतीलाल नेहरू ने 8 और लोगों के साथ मिलकर के एक पहला ड्राफ्ट डाला था. ठीक है, एक रफ ड्राफ्ट उन्होंने डाल दिया, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बल्कि, इतना एक्सप्लिसिट, इतना वेल डिटेल्ड नहीं था. लेकिन इसके पहले कहाँ से ये शुरू हुआ, वेयर डिड वी गेट द आइडिया फ्रॉम. तो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ रूल्स इंक्लूड हुए वो हमें रिफ्लेक्ट होना पहले से शुरू हो गया था हमारे स्ट्रगल में, और उससे ही हमें इंस्पिरेशन भी मिली है. तो जो हमारा स्ट्रगल था, ठीक है, जो हमारा स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए, उसने हमारी पूरी सोसाइटी को काफी चेंज कर दिया. जो हमारा पॉलिटिकल, जो हमारा सोशल पूरा डिफरेंस था, जो स्टैंड था, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया. वी गॉट ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकली, सोशली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल, एंड इट गॉट कंप्लीटली रेजुविनेटेड. ठीक है बच्चा, पूरा रेजुविनेट हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और उससे हमें समझ आया कि कैसे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग इंटरेस्ट है, और वो डिफरेंस दिख रहा था. तो अब हमें पूरा आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है.
तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 लोगों ने मिलकर ये कर दिया। फिर 1931 में जो कराची में सेशन हुआ, वहां पे रेजोल्यूशन लिया गया कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया अब ज्यादा दूर नहीं था। उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो कैसा दिखना चाहिए, वो सर्टेन रेजोल्यूशंस लिए गए वहां पे। तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 1928 का हो या 1931 में जो रेजोल्यूशंस लिए गए थे, उनमें 3 चीजें बिल्कुल कॉमन थी और वो बेसिक रखी गई थी। एक तो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा, विच वाज कि सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। सो बच्चा, इसके पहले ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेफिनेटली इन इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वोटिंग राइट्स दिए गए थे कुछ लोगों को, ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो था उसमें लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था, कुछ लोगों को इलेक्शंस में वोट देने भी दिया जा रहा था। पीपल वर ग्रांटेड राइट्स टू वोट, बट नॉट एवरीबॉडी वाज गिवन इट। तो सबसे पहला आइडिया था कि हर एक इंसान का वोट लेंगे हम, हर एक इंसान का ओपिनियन लेंगे, एंड एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ राइट टू वोट। देन ऑफ कोर्स पहला कुछ फंडामेंटल बेसिक राइट्स जो आज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, पहले बहुत कम थे। वो सबसे पहला फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया था वो था फ्रीडम एंड इक्वालिटी, क्योंकि कॉलोनाइजेशन के बाद ना इसकी वैल्यू हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। तो ये एक चीज थी जो वो सिटीजन्स को देने ही वाले थे। और तीसरा सबसे बड़ा फाइट था माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है, जिस भी तरह की माइनॉरिटीज थी उनको प्रोटेक्ट करना था, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें तो हमने ब्रिटिशर्स से सीख ली, ठीक है। अब हमारा इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से आया? तो बच्चा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इज यू कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गुड क्वालिटीज। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे जो भी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया उन्होंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। हर एक दुनिया के नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया उन्होंने, जो भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माने जा रहे थे उनको पढ़ लिया उन्होंने, और हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की बेस्ट बेस्ट चीजों को उठाया गया है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रीडिफाइन करके इंक्लूड किया गया। तो ये क्या क्या चीजें थी? तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस था, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, ठीक है। इलेक्शंस जो है वो 1937 में प्रोविंशियल स्टेट के लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए कराए गए थे। उससे भी हमारी बहुत सारी लर्निंग थी, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स था। फिर बहुत सारे रिवोल्यूशंस चल रहे थे, हमने पढ़ा हुआ है, राइट, हम पढ़ रहे हैं इनफैक्ट। फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था, रशियन रिवोल्यूशन चल रहा था, ये सारे रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ऑफ रशिया, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला रिवोल्यूशन, ये सब कुछ ने भी हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। एंड देन ऑफ कोर्स जो ब्रिटेन था, वहां का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और बिल ऑफ राइट्स जो है यूएस का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गया था, ये भी हमारा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। इन सारी चीजों से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन लिया और पिक करके हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज एग्जिस्ट करती है वो किया डिजाइन, ठीक है। सो वी लर्न अ लॉट गाइज, वी हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वी हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। अच्छे भी बुरे भी, जो हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे वो हमने सीधा सीधा डाल लिया, जो हमारे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे फ्रीडम नहीं मिली, क्वालिटी नहीं मिली, तो उससे जो लर्निंग आई वो भी हमने डाल लिया। सो वी गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड अडॉप्टेड मेनी डिटेल्स कैरिंग फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। कौन थे वो लोग जिन्होंने डिसाइड किया कि कैसे बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये लोग कहां से आए? तो बच्चा, क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए ना हमने एक असेंबली बनाई, एक ग्रुप बनाए लोगों का जो इलेक्टेड लोग थे। अब उस टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो सारे लोग इलेक्ट नहीं कर सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म होगा, वो कौन से लोग होंगे। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के ऑलरेडी इलेक्टेड लोग थे ना, उन लोगों ने इलेक्शन किया दोबारा, दे वोट फॉर अदर पीपल, और फिर जो लोग इलेक्ट हुए वहां से, उससे बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अराउंड 299 लोगों की असेंबली थी ये बच्चा। Now guys, this assembly was actually bigger earlier, but when the idea of partition came into people's mind and ये decide हो गया कि partition होने वाला है, तो ये division create हो गया, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान का अलग constituent assembly बन गया और हमारा अलग constituent assembly बन गया, जिसमें थे 299 लोग। And this election was held in July 1946, और उसके बाद हमारी पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने के लिए हुई दिसंबर 1946 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 1949 26 नवंबर को। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था, लेकिन फाइनली इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 में। आपको ये फाइंड आउट करके बताना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था, देन व्हाई डिड वी वेट फॉर 2 more months? हमने क्यों 2 महीने और इंतजार
2000 किए और 26 जनवरी 1950 में उसको इफेक्ट में लाया? यू हैव टू टेल मी, ओके? Make sure this is kind of your task, homework question. Make sure you're putting the answers in the comment box, okay? I'll come after the session and check these out. And बच्चा, इसीलिए जनवरी 26 को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे की तरह, क्योंकि इंडिया बन गया था एक रिपब्लिक स्टेट, ठीक है? अब बात है अगर कि हमने वो बात क्यों मानी, कुछ लोग थे, कुछ 300 लोग थे, 299 पीपल वर देयर, उस टाइम 50 साल पहले लोगों ने उनको इलेक्ट कर दिया। हम उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी क्यों मान रहे हैं, उनके बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग हम आज भी अवॉइड क्यों करते हैं? तो बच्चों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन की गई, उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज तक उसमें मेजर चेंजेस नहीं लाए गए हैं, ठीक है? और ये अचीवमेंट की वजह से ही आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ क्योंकि किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप ने उसको क्वेश्चन नहीं किया। ऑलमोस्ट एवरीवन इज सैटिस्फाइड बाय इट, और इसीलिए आज भी हम वो 50 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जो लोगों ने डिजाइन किया, क्या बढ़िया काम किया है। मतलब ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, बट नथिंग मेजर हैज बीन चेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल एबल टू फॉलो इट, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती थी हर एक इंसान, हर एक मेंबर, हर एक सोसाइटी के व्यू की। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, बड़ी डाइवर्स थी, वो हर एक इंडिया के पार्ट्स को एक्सप्रेस करी थी, और शायद इसलिए एवरीवन वाज ब्रिंगिंग आउट देयर रिलीजन, देयर रीजनल, देयर कल्चरल, देयर ट्रेडिशनल आइडियाज, प्रिंसिपल्स, रूल्स, इंटरेस्ट्स, ओपिनियंस, और इसलिए ये सब कुछ इतना इंक्लूडेड था कि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, और इसलिए आज भी हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग ऑलरेडी 60 years old। ये रिप्रेजेंट करता है पूरे इंडिया को, पूरी कल्चर को, पूरी डाइवर्सिटी को, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला, हर एक तरह के लोग थे, सोशली, इकोनॉमिकली, डिफरेंट ग्रुप्स के, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के, डिफरेंट कास्ट के, क्रीड के, कलर के, रिलीजन के, ऑक्यूपेशन के, और इस वजह से ये पूरी डाइवर्सिटी जो उस ग्रुप में थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती है, और इसकी वजह से हमारा कल्चर और रिच बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिक बनता है, ठीक है? सो बच्चों, now how were they working? So these guys were working in a very systematic, open and consensual manner. सब आपस में एक दूसरे से बात करते थे, समझते थे क्या करना है, कैसे करना है। Together they were working in a system, एक प्रॉपर सिस्टम स्ट्रक्चर बना गया था, और स्ट्रक्चर के अंदर these guys kept on working. अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अलग अलग लोग अलग अलग चीज हेड कर रहे थे, और कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग ही अल्टीमेटली पावर में आ गए, ठीक है? तो जैसे कि BR अम्बेडकर, उन्होंने जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, ठीक है? उन्होंने पूरा इट वाज चेयर्ड बाय BR अम्बेडकर, और उन्होंने उसको पूरा हेड करके ये डिजाइन कराया। हाउएवर उनका कंसर्न बहुत ज्यादा था, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा डर था कि पीपल विल ऑफ द लोअर क्लासेस विल नॉट बी एबल टू, दे विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अल्टीमेटली, ठीक है? और इसलिए जो कुछ भी ड्राफ्ट होता था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऑल ऑफ इट वाज लेफ्ट ओपन फॉर डिस्कशन। हर एक इंसान, अगर मैंने ये आइडिया दिया है, इस पे सब 300 लोग मिलकर के डिबेट करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसमें और कुछ चेंजेस आने चाहिए, या कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहता है, कुछ हटाना चाहता है, ठीक है? और ये डिस्कशन ना बस एक बार नहीं है कि थोड़ा बहुत हो गया, सेवरल राउंड्स में डिस्कशन होता था, और इस वजह से जो पहला ड्राफ्ट हुआ फाइनली, उसमें कुछ 2000 अमेंडमेंट्स किए गए टिल द फाइनल ड्राफ्ट, और ये करने में लोगों को 114 डेज लग गए। तो आप सोचो कितना ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन होता होगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव we have come up with a design, we have a constitution which is still so stable, which is still which has the achievement of have very less amount of changes, no major changes has it gone through। और ये पूरा जो डिस्कशन था, ये पूरे जो चेंजेस है ना, every word to word has been recorded and preserved, और ये हमें मिलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से। 12 वॉल्यूम्स में है ये, बिल्कुल बल्कि, बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट, हैवी 12 वॉल्यूम्स में। दिस इज समथिंग यू कैन स्टिल फाइंड, ठीक है? और ये हमें पूरा लॉजिकल रीजनिंग देता है बच्चा, ठीक है? दीज बुक्स, दीज डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ये हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। अगर आज आपको लगे कि हे, व्हाई डू वी हैव दिस फंडामेंटल राइट, व्हाई आई डोंट वी हैव दिस, आपको ये पूरा डिस्कशन, लोगों की किसी चीज को डालने की कॉन्स्टिट्यूशन में वजह, वो सब कुछ, वो पूरा रीजनिंग आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है? और इन सब की वजह से हमें मिलती है हेल्प इंटरप्रेट करने में मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। Okay, guys, as you know, you have so many issues. Okay, we are taking a small break from the discussion of constitution. So just coming back to the point that I know
we as an organization know that you guys have a lot of problems. Doubts आपके clear नहीं हो पा रहे हैं, आप sure नहीं हो कैसे reach out करना है, you want to clarify a lot of doubts, note making में problem हो रही है, note पढ़ने के time पे हमारे पास proper notes नहीं होते to refer, आप हर बार book से नहीं पढ़ सकते हो, you need something else to look at before examination, you have a lot of tests and assignments going on, but at the same time nobody is really assessing it, or you don't have enough number of tests and assignments to check if you're well prepared or not. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर एक्सपोजर चाहिए, कहाँ से मिलेगा ये एक्सपोजर, चॉइस ऑफ शेड्यूल, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, ये सब कुछ इतना चैलेंजिंग हो रहा था कि हमें लगा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, तो हम लोग आ गए गाइज, वी केम अप विद अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट यू गाइज हैड, एंड वी केम अप अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ बोनसेस आल्सो, लाइव क्लासेस, माइक्रो सेशंस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन। आपको जब चाहिए जो चाहिए, आपको वीडियो प्रीमियर होने का वेट नहीं करना है, आपको जब मन हो आप जाकर के लाइव क्लासेस ले लो, अगर आपका किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिस हो गया है, माइक्रो सेशन ले लो, क्रैश कोर्सेज ले लो, आपको आज का आज पढ़ना है, आज का आज मिल जाएगा, है ना, और वहां पे आपको मिलेंगी इन क्लास लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आल्सो, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टू चेक फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, टू चेक वेयर डू वी स्टैंड, टू मेक श्योर कि जो भी हमने गलती की है वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम दोबारा कहाँ पे हैं। अभी अकेले में आइसोलेशन में पता नहीं चलता है, इन कंपेरिजन टू अदर सो मेनी पीपल, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वेयर डू आई स्टैंड, हाउ वेल प्रिपेयर्ड आई एम, क्योंकि बोर्ड की रिजल्ट्स अल्टीमेटली जब आएगी अगले साल तो वो तो सब लोगों के साथ आएगी, है ना, तो ये भी जानना जरूरी है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमारा कितना कंपटीशन है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बाकी लोग क्या कितनी हेल्दी पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, उसमें से हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड अटेंशन। आई थिंक दिस इज वन फैक्टर दैट यू गाइज मस्ट बी लॉन्गिंग मोस्ट फॉर, क्योंकि हर कोई ना डायरेक्टली टीचर से बात करके अपनी सारी चीजें क्लैरिफाई करना पड़ता चाहता है, बात करना चाहता है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन इंटरेक्शन, मोनोलॉग अच्छा नहीं लगता है, तो ये सारा सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे, आपको जाना है और वेदांतु प्रो सब्सक्राइब करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, यू जस्ट हैव टू गो ऑन vdnt.in/ytpro, चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड, चेक आउट ऑल द डिटेल्स, आपको सिर्फ मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको जो डिटेल्स चाहिए वो सब कुछ वहां मिलेगा, आपको उसके बाद फटाफट से गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे हिट कर देना है, फिर आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस ऑफ 3 पैकेजेस, 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, आपको जो आपके हिसाब से सूटेबल लगे, अगर आपको लगता है नहीं यू जस्ट वांट टू गो अहेड एंड ट्राई इट तो 1 मंथ का ले लो, इफ यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली तो 6 मंथ्स का ले लो, है ना, और ये सब कहाँ करना है, जाकर की vdnt.in/ytpro पे करना है, और हमें कूपन लगाना है ANKPRO, अप्लाई कूपन पे, आप जैसे ही कूपन लगाओगे ना बच्चा बहुत अमेजिंग अमेजिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लो 6 मंथ्स में अगर आप लगाते हो तो 11,499 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 9,774 पे, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये पैकेट ऑफ चिप्स, एक पैकेट ऑफ बिस्किट से जो पर डे हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं उससे भी कमाएगा, 6 सब्जेक्ट, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, 6 महीने के लिए ये सारी बोनसेस, सारी लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, माइक्रो सेशंस, ये रिपोर्ट्स, one-on-one conversations, doubt clearance with directly with the master teachers, with the class teachers, all of that you will get just for 9,774 rupees. And don't forget guys, make a note of the code ANKPRO, इस कोड से ही आपको मिलेगा बहुत धमाकेदार डिस्काउंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसकी गाइडिंग वैल्यूज क्या थी, ठीक है, तो बच्चा पहले तो है कि जो फिलॉसफी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो हम 2 तरह से समझ सकते हैं, वो 2 व्यूज है उसके, एक व्यूज है जो हमारे लीडर्स थे, जो लोग डिजाइन कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे उनका अपना व्यू था, दूसरा व्यू हमारे इस डॉक्यूमेंट में ही है, ठीक है, एक वैल्यू बेस्ड डॉक्यूमेंट है जो कि इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है प्रियम्बल, इन दोनों से हमें इंटरप्रिटेशन फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ आता है। तो हमारे पहले लीडर थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इंटरेस्टिंगली वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे, बट इतने इन्फ्लुएंशियल इंसान थे कि उनका बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, बहुत सारी चीजें उन्होंने सजेस्ट की थी या बहुत सारी चीजें उनके आइडियाज से निकल के आए थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गए हैं डिस्पाइट ऑफ हिम नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 1931 में यंग इंडिया में उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन को करना चाहिए इस न्यूज़पेपर में उन्होंने वो ऑलरेडी लिख डाला था। उसके बाद थे हमारे BR अम्बेडकर, हु वाज चेयरिंग द कमिटी,
ये जो थे इनका ना अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट था इनइक्वालिटीज के बारे में, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। एंड इनका ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता था महात्मा गांधी के साथ। वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी को, बिल्कुल अग्री नहीं करते थे, लेकिन अपने कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही स्टेटेड हिज दिस एंजाइटी वेरी वेरी क्लियरली कि भले असेंबली बन गई है, भले कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हो रहा है, बट उन्हें अभी भी डर है कि ये इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है वो नहीं जाएगी। Guys, remember B.R. Ambedkar came from the lower caste society, and so he had been a victim of this casteism, ठीक है, which was very much prevailing in the society at that time. तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि उन्होंने पर्सनली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ था कि किस तरह का सप्रेशन होता है, किस तरह का टॉर्चर झेलना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ता है लोअर कास्ट वाले लोगों को, और इसलिए वो उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। ही वॉज वेरी एंशियस कि डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग इन प्लेस इट विल नॉट हेल्प अस, ठीक है। उसके बाद थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट अगस्त 1947 पे स्पीच दी थी। स्पीच का नाम क्या था? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, है ना। सो फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए ना कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं, हमने बहुत शुरू में डिस्कस किया, बट वो सिर्फ रूल्स ना ऐसे सिर्फ बहुत मैकेनिकल नहीं होने चाहिए। कुछ सर्टेन वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज, हर तरह की वैल्यूज प्रिंसिपल्स उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये वैल्यूज है जो हमें इंस्पायर करता है, हमें गाइड करता है, फ्रीडम, हमें फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू गाइड किया है, आज भी हमें फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में, फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी में गाइड करता है। ये वैल्यूज को ना एक जगह पुट करना बहुत जरूरी था, और इसी ने हमारे 50 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया है कॉन्टिन्यूसली। दीज वैल्यूज जो हमने सीखा है हमारे स्ट्रगल से, जो हमने सीखा है फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन से, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होती है एक स्टेटमेंट पे जिसमें ये सारे वैल्यूज लिस्टेड है, जो हमें इंस्पायर करती है एवरी डे टू बी अ बेटर स्टेट, जो हमें इंस्पायर करती है टू बी अ बेटर प्लेस, टू मेक दिस वर्ल्ड, टू मेक दिस नेशन अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग ऑफ इट्स सिटीजंस। उसे हम कहते हैं प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है हमारा प्रियम्बल। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में शुरू में हर एक बुक में रहता है, आपने अदरवाइज भी पढ़ा होगा। बच्चा इसके हाईलाइट्स देख लेना, इसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। यही हमारे डिफाइनिंग वैल्यूज है, यही हमारा एसेंस है हमारे नेशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की, तो हमने देख लिया प्रियम्बल से, तो हमने पहले शुरू किया। प्रियम्बल जो है वो एक फिलॉसफी कंटेन करता है, ठीक है, जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बिल्ड किया गया है। अब बाकी की चीजें अगर बात करें तो ये पहला पॉइंट यही है कि इट बेसिकली एम्बॉडीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको ना अमेंड करते रहना जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है जो पहले 50-60 साल पहले बनी है, उसको अपडेट होते रहना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप अपने फोन में भी देखते हो कि हर कुछ दिन के बाद एंड्रॉइड अपडेट होता है ना, वो बहुत जरूरी है टू कीप अप विद द टाइम, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा प्रोसेस है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। ये सारी चीजें ना इंस्टीट्यूशनली कैसे डिजाइन होगा, ये पूरा डिजाइन उसमें मेंशन है। एक इंसान कैसे इलेक्ट होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, उसके क्या पावर्स होंगे, ठीक है। ये दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड पार्ट, उसका इलेक्शन कैसे होगा, वो कैसे ऑफिस में आएगा, उसके कितने पावर्स होंगे, उसमें लिमिटेशंस लगाना कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या राइट्स है सिटीजन की, क्या नहीं है, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। हाउ ऑसम इज इट, है ना, हमारे एग्जाम का कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया, कितना ऑसम है। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर गाइस। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, मेक श्योर यू आर पुटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन पिक इट अप फॉर द डाउट एंड द मेंटी सेशन। बच्चा अगर आप नहीं करोगे आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। मेक श्योर अगर आप मुझे बहुत सारे बच्चे ना मेल कर देते हैं, बच्चा वहां से ना क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, मैं सारे मेल्स रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो मेक श्योर अगर आप मुझे मेल भी कर रहे हो, आप जो भी मेल में डाल रहे हो वो आप कॉमेंट बॉक्स में भी डाल दो, ताकि हम वहां से जरूर पिक कर पाए। और अब आप देखते हैं आपका 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन from examinations perspective. Which revolution in the world inspired the Indians to set up a socialist economy? American Revolution, Russian Revolution, French Revolution और American Revolution वापस रिपीट हो गया है। तो डी तो ऑप्शन नहीं है, ए, बी या सी, कौन सा है आपको बताना है। अगर आपको मजा आया ये वीडियो, आप एक्साइटेड हो कि मैम ने एक वीडियो में सेशन कंप्लीट करा दिया है पूरा चैप्टर, तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हमें डाउट और मेंटी सेशन भी लेकर के आना है बहुत जल्दी।
कुछ दिन में आएंगे, तो सब्सक्राइब करोगे तो फटाफट आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ गाइस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स सेशन कैसा लगा, और डाउट्स तो जरूर ही डालने हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।